आप सभी को नमस्कार, खुलुमबाई। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। थोड़ी देर पहले मंत्रमुग्ध होकर हम सब बासुमतारी जी को सेरजा बजाते हुए हम सब सुन रहे थे और मन ही मन में झूम। असम के इस संस्कृति, बोडो लोगों के इस संस्कृति, उनके संस्कार, उनके इस प्रेम को देखकर मेरा मन बहुत ही आह्लादित है, बहुत आच्छादित है और मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। मंच पर उपस्थित बीटीसी के सीईएम, मेरे साथी, जिनको हम सब ने सुना, एक संघर्षरत नेता और जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे आदरणीय प्रमोद बोरो जी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमारा स्वागत किया। मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, आसाम के कैबिनेट में मंत्री, इससे पहले मणिपुर राज्य में चुनाव के दौरान जिनके साथ काम करने को मौका मिला और जिनको संगठन की बहुत गहरी समझ है, वैसे आदरणीय अशोक सिंघल जी को बहुत धन्यवाद कि आपने पहली बार, जब मैंने आपसे बात किया था आज से लगभग 20-25 दिन पहले, तो आपने इस सुंदर कार्यक्रम के लिए, जो Y20 का कार्यक्रम कोकराझार में हो रहा है आज, उसके लिए आपने मुझे पहले आमंत्रित किया था। आप न होते तो मैं भी यहां नहीं होता, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदरता मैं आज देख नहीं पाता, वंचित रह जाता। मंच के समक्ष कई बहुत महत्वपूर्ण लोग मौजूद हैं। मैं उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जितने भी ईएम्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और जितने भी एमसीएलएज यहां मौजूद हैं, वो एक बार जरूर खड़े हो और जो दर्शक हैं वो एक बार सारे ईएम और एमसीएलएज के लिए जोरदार अभिनंदन से ताली बजाएं। यहां आज हमारे बीच में मौजूद हैं कातीराम बोरो साहब, जो यहां के स्पीकर हैं, उनका बहुत अभिनंदन। रंजीत जी, अनूप जी, दावबसिया जी, रियो जी, गौतम जी, उकील जी, हमारे एमएलए लॉरेंस साहब, संजीत तंती जी, सजल जी, बिजीत जी, हेमंत राभा जी, दिलीप बोरा जी, एवं कुछ नाम जरूर मेरे से छूट गए होंगे। ऑफ कोर्स हमारे बीच में आज उज्जवल जी हैं, उल्लास कामत जी भी हैं। मैं उल्लास कामत जी को बेंगलुरु से आए हैं, एक जोरदार ताली उनके लिए हो, क्योंकि आज सब कुछ जो गतिविधि हो रही है वो कर्नाटक में हो रहा है, राजनीतिक गतिविधि। तो उनसे भी हम समझना चाहेंगे कि किस प्रकार की गतिविधि वहां हो रही है और यूथ की इन्वॉल्वमेंट कैसी है, उनका भी बहुत अभिनंदन। बंधुगण, मेरे से पहले दो महान वक्ताओं ने बहुत स्पष्टता के साथ यहां के विषय को रखा। मैं आपको सही बताऊं तो 2014 से पहले जिन लोगों ने मुझे टीवी पे देखा होगा, मेरा सबसे पहला डिबेट कोकराझार को लेकर था। यह आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय कोकराझार में जो अशांत वातावरण बना हुआ था, उस समय हमारी सरकार नहीं थी 2014 से पहले, और कोकराझार को लेकर मुझे याद है टीवी डिबेट्स के एक श्रृंखला चलती थी और मैं पहला डिबेट जो मैंने किया था कोकराझार में फैले अशांति को लेकर मैंने किया था। और आज इस 8 वर्ष के सफर के पश्चात नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के छांव तले आज कोकराझार के जो ये युवक बैठे हैं, ये शांत होकर बैठे हुए हैं और इनका मकसद केवल और केवल विकास है, डेवलपमेंट है, और इनका मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास है। यह भारतवर्ष, यह आसाम और यह बोडोलैंड के लिए एक बहुत बड़ा छलांग है। यह कोई साधारण विषय नहीं है। यह कोई साधारण विषय नहीं है कि आज नॉर्थ ईस्ट, सही मायने में नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, यह हिंदुस्तान का ईशान कोण है। नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। यह मंत्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, यह कोई साधारण विषय नहीं है। बंधुगण, आज से अनेकों वर्ष पूर्व
जब हमारी सरकार नहीं थी, तो एनई जब कहा जाता था, एनई का अर्थ उस समय नॉर्थ ईस्ट नहीं होता था। एनई का अर्थ कई राजनीतिक पार्टियों के डिक्शनरी में, शब्दकोश में था नॉन एग्जिस्टेंट। एन माने नॉन एग्जिस्टेंट। The Northeast simply did not exist in the mind and the hearts of some of the most important political parties of this country. But मोदी जी के आने के पश्चात एनई का अर्थ बदल गया। एनई का अर्थ न्यू इंजन ऑफ इंडिया बन गया है, न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि यदि हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, इफ इंडिया हैज टू ग्रो, इफ इंडिया हैज टू डेवलप, then the new engine of development is the northeast. NE माने न्यू इंजन। मुझे याद है जब कोरोना का काल आया, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टीवी पर आते थे, जब देशवासियों को वो संबोधित करते थे, उस समय जो पटका उनके गले में होता था, जो पटका वो पहनकर आते थे, वो भी नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर का लेंग्यान पहनकर आते थे। मैं नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी हूं भारतीय जनता पार्टी का। आज मैं मणिपुर जाता हूं तो मणिपुर के लोग बड़े प्यार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं और कहते हैं, संबित जी आप प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहिएगा। दूर मणिपुर से दूर जब वो बनारस में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने इलाके में मां गंगा में डुबकी लगा के स्नान कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने मणिपुर का लेंग्यान पहना हुआ था। उन्हें आप धन्यवाद कहिएगा। ये छोटा विषय नहीं है। सुदूर एक राज्य मणिपुर, उस राज्य के लेंग्यान को, उस राज्य के गमछा को पहन करके पूरे विश्व को समाचार देना, ये नॉर्थ ईस्ट को सेंटर स्टेज में लाकर खड़ा करना होता है। यह महत्व होता है न्यू इंजन का। बिहू की शुभकामनाएं आपको देता हूं। प्रमोद जी ने भी दिया, अशोक जी ने भी दिया। बिहू आसाम का हृदय है, उसका स्पंदन है। और आप सोच के देखिए, इस नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों बिहू के नृत्य पर थिरकते हुए हमारी बहनों के बीच आसाम में मौजूद थे। यह संदेश पूरे विश्व को जाता है कि यस, आई स्टैंड फॉर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। मैं भारत के पूर्वोत्तर के लिए, मैं आसाम के लिए, मैं कोकराझार के लिए मैं खड़ा हूं। यह नरेंद्र मोदी जी का संदेश है। इसके साथ ही मुझे याद आता है, क्योंकि मैं टीवी पे जाता हूं, डिबेट करता हूं, मुझे याद आता है ये वही आसाम प्रदेश है, यही आसाम प्रदेश है जहां से 10 वर्षों तक मनोनीत प्रधानमंत्री, राज्यसभा से मनोनीत होकर रहे आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा आसाम से और देश के प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक रहे। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि 2 बार से अधिक वो नॉर्थ ईस्ट आए। केवल और केवल अपने नॉमिनेशन के लिए वो आते थे, वो नॉर्थ ईस्ट नहीं आते थे। पूर्वोत्तर के प्रति कांग्रेस पार्टी का किसी प्रकार का प्रेम नहीं था। और आज गर्व के साथ मैं ऐलान कर सकता हूं और कह सकता हूं कि 8 वर्ष जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दायित्व में आए हैं, आज 60 बार, 60 टाइम्स ही हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कहां तो 2 बार और कहां 60 बार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं, मैं हिसाब देता हूं। और यह हिसाब है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, नॉर्थ ईस्ट में आने के लिए हिंदुस्तान के कैबिनेट के प्रत्येक मंत्री और कैबिनेट से इतर भी जो मंत्री, सभी को यह निर्देशित किया गया है कि आप सभी को वंस इन अ फोर्टनाइट, 2 हफ्तों में 1 बार नॉर्थ ईस्ट आना होगा। और टच एंड गो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि एयरपोर्ट पर उतरे, थोड़ा सा घूमे, 2 बैठक किया और चले गए। यू हैव टू स्पेंड अ नाइट हियर।
आपको यहां समय गुजारना पड़ेगा ताकि जो पूर्वोत्तर के लोगों की दिक्कतें हैं, जो इनकी समस्या है, वो हमारी भी समस्या बने। प्रमोद जी, अशोक भैया, हेमंत जी तो हमारे दादा हैं, आपके तो मित्र हैं, सीएम हैं। मैं बहुत पसंद करता हूं ऐसा एक डायनामिक व्यक्तित्व आज आसाम का और नॉर्थ ईस्ट के लीडर के रूप में भारत में उभर के आए हैं। मुझे याद है हेमंत बिस्वा शर्मा जी का वो इंटरव्यू, जब वो कहते हैं मैं दिल्ली जाकर पड़ा रहता था, मैं चिट्ठी भेजता था, राहुल जी मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। 2 महीने तक कांग्रेस का नेतृत्व हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मंत्री से, जैसे लीडर से मिलते नहीं थे, मिलने से इनकार करते थे। और जब मिलने का समय आया तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी के तरफ राहुल गांधी जी ने आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि उनका कुत्ता पिड्डी वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसके तरफ उसको बिस्कुट खिलाना, उसके तरफ उनका ध्यान था। ये महत्व हमारे लीडरशिप को, मैं भी भारत के पूर्व से आता हूं, मैं उड़ीसा का लड़का हूं, मैं जगन्नाथ प्रदेश से आता हूं, इसलिए मैं आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो सभ्यता है, आपकी जो सेंसिबिलिटी है, उसे मैं समझ सकता हूं। हेमंत दादा हमारे दादा हैं, हमारे दादा के प्रति इस प्रकार की भावना राहुल गांधी के मन में कि उनको आंख उठा के नहीं देखना और अपने आप में व्यस्त रहना, आज कांग्रेस पार्टी को उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। इंडिया हैज चेंज्ड अंडर नरेंद्र मोदी। भारत बदला है, भारत ने नॉर्थ ईस्ट के नेतृत्व को समझा है, नॉर्थ ईस्ट भारत ने पूर्वोत्तर के संस्कृति को, सभ्यता को, उसके इतिहास को समझा है, उसकी महानता को समझा है। लचित बुरपुखन कौन है, इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री दिल्ली तक गए और आज पूरा हिंदुस्तान लचित जी को जानता है। यह है बदलता हुआ हिंदुस्तान। दिस इज न्यू इंडिया, अ चेंजिंग इंडिया। बंधुगण, G20 की अध्यक्षता, द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इज नॉट अ स्मॉल थिंग इन टूडेज वर्ल्ड। ये कोई छोटा विषय नहीं है। 20 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, 20 देशों की शक्ति उसका चालन करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा भारत, और मां भारती का सपूत नरेंद्र मोदी। ये पूरे विश्व के लिए बड़ी बात है। और केवल अध्यक्षता करने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करते। वो जो भी करते हैं दमखम के साथ करते हैं और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। और आज उस पर युवा भी होता है हिंदी में। ये तो युवा 20 भी है और ये यूथ 20 भी है। युवा माने ऊर्जा, युवा माने एनर्जी, युवा माने चेंज, युवा माने चैलेंज, युवा माने इकोनॉमी। युवा का अर्थ होता है बदलाव। पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में यदि कहीं भी बदलाव हुआ है तो बदलाव युवा के हृदय से निकलता है। यूथ इज द हार्बिंगर ऑफ चेंज एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। जहां भी बदलाव होता है उसके पीछे युवा होता है। तो युवा माने बदलाव, युवा माने चेंज, युवा माने चैलेंज। अगर किसी के अंदर चुनौती को स्वीकार करके चुनौती के खिलाफ लड़ने का मादा है, if someone has the capability of fighting against challenges, then this capability lies only with the youth of this country. युवा मतलब चेंज, युवा मतलब बदलाव, और युवा मतलब चुनौती, युवा मतलब चैलेंज। युवा मतलब ऊर्जा, युवा मतलब एनर्जी। जहां युवा है वहां एनर्जी है, जहां युवा नहीं है वहां शिथिलता है, वहां ऊर्जा नहीं है, वहां एनर्जी नहीं है। And wherever there is energy, there is economy. There is flow of currency, circulation of economy. यूथ का अर्थ क्या होता है? युवा का अर्थ क्या होता है? युवा का अर्थ होता है जीवन, युवा का अर्थ होता है नौकरी,
नौकरी ढूंढने युवा निकलता है। युवा का अर्थ होता है लाइवलीहुड, किस प्रकार से उपार्जन किया जाए, अपने परिवार का ख्याल रखा जाए, वो युवा अपने कंधों पर भार उठाता है। लाइवलीहुड, जॉब, उपार्जन। युवा का अर्थ होता है प्रेम, प्यार करना। ये युवक युवतियां बैठी हुए हैं, ये प्यार करते हैं आपस में। प्यार के पश्चात शादी होती है, मैरिज। युवा मीन्स मैरिज। मैरिज मीन्स होम, घर। मैरिज मीन्स फैमिली, फैमिली, होम, लाइवलीहुड, जॉब। युवा मीन्स क्लोथ, ब्रांड, नए कपड़े पहनना, जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, कुर्ता पहनना, पजामा खरीदना। युवा मीन्स वॉच, नए घड़ी खरीदना, नया ब्रांड खरीदना, आईफोन खरीदना। टिम कुक इज हियर इन इंडिया। आईफोन की नई इंडस्ट्री चल पड़ी है इंडिया में। ये आईफोन कौन खरीदता है? हमें तो समझ में नहीं आता। नाती पोते हमारे समझाते हैं, हमारे भाई छोटे समझाते हैं। युवा मीन्स आईफोन, युवा मीन्स मोबाइल, युवा मीन्स लैपटॉप, युवा मीन्स कंप्यूटर। सो एट द एंड ऑफ द डे युवा मीन्स मनी, इकोनॉमी। वो गाना है ना घरौंदा पिक्चर में, मुझे अचानक गाना याद आ गया। पता नहीं कितने लोगों ने 1977 का ये मूवी है और इसमें अमोल पालेकर है। वो उसमें बड़ा प्रसिद्ध गाना है, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। जब वो युवा अकेला होता है, एक अकेला इस शहर में, वो युवा किसी और शहर में जाता है नौकरी करने के लिए। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, रात में और दोपहर में 24 घंटे आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। आबूदाना व्हाट टू ईट, आशियाना वेयर टू लिव। घर ढूंढता है, उपार्जन करने का माध्यम ढूंढता है। एक अकेला एक शहर में। और उसी पिक्चर में, उसी मूवी में थोड़ी देर के बाद अमोल पालेकर को प्यार हो जाता है और गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। तो आप गाने का दूसरा वर्जन देखिएगा, वो एक अकेला हट जाता है। दो दीवाने शहर में, रात में और दोपहर में, आशियाना ढूंढते हैं, आबूदाना ढूंढते हैं। दो दीवाने, एक अकेले से दो दीवाने हो गए। When he was एक अकेला, तो गाना का रिदम भी एक अकेला इस शहर में। The rhythm of the song was so lackluster, क्योंकि अकेला अकेला जा रहा था, अकेला अकेला घर ढूंढ रहा था, अकेला अकेला आबूदाना ढूंढ रहा था। मगर युवा है ना, उसको प्यार हो गया। और जैसे ही साथी आ गई, वैसे ही, जैसे ही सेरजा बजा उसकी जिंदगी में, वैसे ही गाने का धुन भी बदल गया। दो दीवाने शहर में, रात में और दोपहर में। उस समय रात और दोपहर नहीं दिखता है, रात भी अच्छी हो जाती है और दोपहर भी अच्छा लगने लगता है। रात में और दोपहर में आबूदाना ढूंढते हैं, आशियाना ढूंढते हैं। ढूंढ ही लेते हैं, जब दो हो जाते हैं ढूंढ ही लेते हैं। तो दिस इज यूथ। यूथ इज एनर्जी, यूथ इज इकोनॉमी। मैंने बहुत मजाकिया तरीके से कहा, क्योंकि आपको समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस ग्रेट कंट्री। यू आर द एनर्जी ऑफ दिस कंट्री, यू आर द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, यू आर द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। आप अर्थ हैं इस देश के। अगर आप ठीक नहीं तो देश ठीक नहीं है। इसलिए Y20 का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को आपको समझना होगा और समझ के जाना होगा। बंधुगण, Y20 क्यों किया जाता है और देश की राजनीति में युवाओं का महत्व क्या होना चाहिए? 4 भाग हैं इसको। मैं सोच रहा था गाड़ी से, जब 3-4 घंटे लगाकर मैं यहां गुवाहाटी से कोकराझार आया, तो रास्ते में मैं सोच रहा था कि क्या बोलूंगा, क्या चैलेंजेस हैं आज के युवाओं की, क्या चुनौतियां हैं। बंधुगण, सबसे पहली चुनौती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, सबसे पहली चुनौती होती है कि सरकार युवाओं को समझे, देश युवा को समझे। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने, इस देश की सरकार ने
युवाओं को सही मायने में समझा है, समझने का काम किया है और उनके लिए एक नया आयाम खोल के रख दिया है। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड हो, चाहे वो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, हर क्षेत्र को, चाहे वो स्किल इंडिया हो, हर क्षेत्र को नरेंद्र मोदी जी ने यूथ सेंट्रिक बना करके, युवाओं को केंद्र में रख करके दरवाजे खोले हैं, ताकि देश का जो मेरुदंड है, देश का जो स्पाइनल कॉर्ड है, द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, द यूथ आर एंगेज्ड एंड दैट फुली एंगेज्ड गेनफुली एंगेज हो सके स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से। आज आप देखिए यूनिकॉर्न, 107 यूनिकॉर्न, 107 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया। ये कभी सोचा नहीं जा सकता था कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हिंदुस्तान के युवक होंगे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के तालों की चाबी, उसको खोलने का चाबी हमारे युवाओं के पास होगा। मुझे लगता है दिस हाउस शुड गिव एन अपलॉज फॉर ऑल दोज हु हैव डन ग्रेट टू दिस कंट्री। जिन युवाओं ने यहां यूनिकॉर्न बनाया, जिन युवाओं ने यहां कंपनी खोली, जिन युवाओं ने यहां पर जॉब सीकर के साथ साथ जॉब गिवर बने, नाउ दे आर जॉब गिवर्स, उनके लिए हमारे मन में सद्भाव होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड द यूथ ऑफ दिस कंट्री। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने देश के युवाओं को समझा है और उनके लिए पथ प्रशस्त किया है, उनके लिए नए आयाम खोले। दूसरा पक्ष होता है युवाओं को मौका कैसे मिले राजनीति, युवाओं को मौका कैसे मिले राजनीति में। अब इस पूरे विषय को चुटकी लेकर मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं खुद बहुत गरीब परिवार से राजनीति में आया हूं। तो व्हाट वेर द चैलेंजेस, और यहां जो युवक बैठे हैं वो सोच रहे होंगे अच्छा ये तो बड़े बड़े नेता आके भाषण देके चले जाएंगे, हमारा क्या होगा। जो चैलेंजेस हमारे हैं उसका क्या होगा, हम कैसे नेता बनेंगे। पहला चैलेंज है, आप देखिए सिंस टाइम इमेमोरियल, जब से मेरी स्मृति है, मेरे मन में मेमोरी है, तब से मैं देखता हूं, चाहे वो हिंदी पिक्चर हो, चाहे वो कोई नाटक हो, चाहे वो किताब हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, सबने पॉलिटिक्स को एक सिनिस्टर बिजनेस के रूप में पोर्ट्रे किया है। पॉलिटिक्स ठीक बात नहीं, अच्छी बात नहीं, ओहो पॉलिटिक्स से तो दूर रहना चाहिए। पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो आप? घर में बोलिए इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आपके घर वाले बहुत बढ़िया, बहुत पॉलिटिशियन। अरे क्या पागल हो गया है, पॉलिटिशियन बनना है? ये ऐसा क्यों बोल रहा है पॉलिटिशियन बनना है? कोई बच्चा नहीं बोलता है पॉलिटिशियन बनना है, हर कोई बोलता है इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, एमबीए सब बनना है, मगर पॉलिटिशियन किसी को नहीं बनना है। और समाज में ऐसी सोच है कि जो कुछ नहीं बन पाया वो पॉलिटिशियन बन जाएगा। क्योंकि वो कुछ नहीं बन पाया, वो सबसे लास्ट बेंच में बैठता था, देखना वही हमारा मंत्री बनेगा, क्योंकि वो तो लास्ट बेंच में बैठता है। ये जो धारणा बनाई गई है, ये जो सोच बनाई गई है पॉलिटिशियंस के लिए इतने वर्षों तक, अशोक जी मैं कहूंगा इस सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी लेके आए। आज लोग नरेंद्र मोदी जी को देखकर बोलते हैं मुझे भी मोदी बनना है। मैंने कई छोटे छोटे बच्चों को सुना है अपनी मां को बोलते हुए मुझे भी मोदी अंकल जैसे बनना है, मुझे भी मोदी बनना है। आई रिमेंबर 2014 में हमारी सरकार नहीं आई थी, मैं टीवी डिबेट्स में जाता था। मैं सर्जन हूं, तो स्वाभाविक रूप से शर्ट पैंट पहनता था, कुर्ते पजामे पहन के हॉस्पिटल नहीं जाता था, तो डिबेट करने भी शर्ट पैंट पहन के जाता था। तो उस समय कई लोग मुझे कहते थे अरे भैया आप याद करिए 2014 से पहले हिंदुस्तान की राजनीति और करप्शन, इन दोनों की शादी हो रखी थी। करप्शन वॉज मैरिड टू इंडियन पॉलिटिक्स बिफोर 2014। कांग्रेस एंड करप्शन वे सिनोनिमस। इतना बड़ा करप्शन, इतनी बड़ी बड़ी करप्शन के किस्से और कारनामे हो चुके थे कि करप्शन को लेकर नेताओं का नाम बदनाम हो चुका था। कुर्ता पजामा और ये जो जैकेट देखते थे, ऊपर जैकेट जो हमने पहन रखा है, ये देखते ही लोग सोचते थे आ गए करप्ट नेता, आ गए करप्ट नेता, ये जरूर नेता होगा और पैसा मारता होगा। It took a Narendra Modi to change this scenario, to change the thought process of this country, that all those who wear a kurta pajama and a jacket
Now this jacket is called as Modi jacket because he has beautified and he has given a meaning to it. This jacket does not notify, this does not mean corruption, it means development and performance as well. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये हकीकत है. लोग कुर्ते पजामे से डर गए थे. मैं तो नहीं पहनता था कुर्ता पजामा बिल्कुल ही. मैं कहता मैं सर्जन ही ठीक हूं, मैं शर्ट पैंट में ही आऊंगा. बाद में जब मोदी जी आए तो हमने भी कहा चलो भैया एक हाफ कुर्ता पजामा लाओ, मोदी जी जैसे ही पहनेंगे, क्योंकि लोग इनको प्यार करते हैं, इनसे प्यार करते हैं तो हमसे भी प्यार करने लगेंगे. That is how the change was gradually brought and this is what leadership is. ये एक चैलेंज है यूथ के लिए कि ये जो प्लॉट बनाया गया है कि पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, यू हैव टू डिबंक दैट. पॉलिटिक्स अच्छा है. If good people are not ready to be part of politics, then remember the good people should be ready to be ruled by the bad ones. They should not complain about it. अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को राजनीति के विषय में शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है. अगर अच्छे लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति करें तो अच्छे लोगों को राजनीति में कूदना पड़ेगा और राजनीति में आकर अच्छा बदलाव करना पड़ेगा. तभी जाकर आप अधिकारी होंगे क्रिटिसाइज करने के लिए और बदलने के लिए. बंधुगण, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, और यह हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चैलेंज है, युवा क्यों नहीं राजनीति में आती है? क्योंकि उनको लगता है मेरे पिताजी तो नेता नहीं है, मेरे पिताजी तो एमपी या एमएलए नहीं है, मेरे पिताजी तो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मेरे पिताजी तो इंदिरा गांधी, मेरी माताजी इंदिरा गांधी नहीं है, तो मैं कैसे आऊं राजनीति में? दिस डायनास्टिक पॉलिटिक्स वाज द नॉर्मल फिनोमिना इन इंडिया. भारतवर्ष में वर्षों तक सबको लगता था कि परिवार से ही नेता निकलेगा. और तो और अशोक जी, मैं थोड़ा छोटा था, इतना छोटा भी नहीं था, थोड़ा छोटा था, तो टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट आता था, उसमें भी छोटी बच्ची को मां नहला रही होती थी. साबुन का एडवर्टाइजमेंट था और उसमें भी गाना बजता था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर. मतलब छोटे छोटे बच्चों को टीवी के एडवर्टाइजमेंट में, साबुन के एडवर्टाइजमेंट में, जहां हुमायूं जहां बाबर, हुमायूं, अकबर का कोई काम नहीं है. साबुन में क्या काम है? साबुन का कोई काम नहीं है साबुन में, मगर वहां भी गाना था, हुमायूं बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर. तो द पॉलिसी ऑफ डायनास्टिक पॉलिटिक्स वाज इनग्रेन्ड कि भैया वो आप ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं होगा, हुमायूं का बेटा ही अकबर होगा, तुम कहां से पॉलिटिक्स करोगे? तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनादिकाल से यही चला आ रहा है. और उसके बाद हुमायूं, बाबर, अकबर का तो जमाना खत्म हो गया, मगर नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद इंडिया इज इंदिरा, उसके बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, फिर सोनिया जी के बाद राहुल जी, आगे मुझे नाम याद नहीं है. तो ये पूरा चलता रहा. तो ऑल ऑफ अस थॉट कि सिंस वी आर नॉट गांधीज, हमारे नाम पे तो गांधी नहीं जुड़ा है, तो हम तो राजनीति कर ही नहीं सकते. हमने हाथ खड़े कर दिए. बट इट टुक अ चाय वाला टू चेंज द थॉट प्रोसेस. एक चाय वाला 2014 में आता है और कहता है मैं चाय बेचता था, मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, क्यों नहीं बनूंगा, ये मेरा अधिकार है. और उस समय कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर खड़े होकर अहंकार से बोलते हैं, अरे चाय वाले, तू तो जाके चाय बेच, हमारे टेंट के बाहर तुम्हारे लिए एक दुकान खोल दूंगा, वहां चाय बेच, क्योंकि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता. मगर थैंक्स टू इंडिया, धन्यवाद है भारतवर्ष को कि एक चाय वाले को भारतवर्ष ने उनके टैलेंट के कारण, उनके प्रतिभा के कारण, जो युवावस्था से लेकर जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक संघर्षरत रहे और आज भी संघर्षरत है, वैसे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम इस भारतवर्ष ने किया. तब युवाओं को लगा कि मैं भी मोदी बन सकता हूं, मैं भी साधारण से साधारण होते हुए भी मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं. दिस ड्रीम वाज सोल्ड टू यू, दिस रियलिटी वाज टेकन टू यू बाय नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. इट इज पॉसिबल. यस वी कैन, इट्स पॉसिबल. आई डोंट नीड द फैन. वो ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, डोंट नीड इट. पसीना आ रहा है, बोलते हुए पसीना आता है. जो लोग यहां पंखा भी घुमा रहे हैं ना ऐसे करके, उनको एक बात बताऊंगा. देयर इज अ वेरी इजी प्रोसेस of getting rid of this. आप सिर्फ मन में सोचिए
कि मुझे गर्मी नहीं लग रही, और थोड़ी देर के लिए शांत होकर हाथ को बिल्कुल शांत रखिए, आप देखिएगा आपको गर्मी नहीं लगेगी। आप करके देखिए, आप सोचिए सिर्फ मन में कि गर्मी नहीं है, और आप सोचिए बहुत गर्मी है, मैं तो जी नहीं पाऊंगा, क्या होगा, तो आपका और ऐसे से होगा हाथ। आप सिर्फ सोचिए कि गर्मी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आराम से सांस लीजिए, तेजी तेजी से सांस मत लीजिए, यू विल नॉट फील द हीट, आपको बहुत काम और कूल लगेगा। ट्राई टू प्रैक्टिस दिस। इसलिए ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें देखना है। तो चैलेंज वॉज डायनास्टिक पॉलिटिक्स। चैलेंज इज दैट इन पॉलिटिक्स देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ करिकुलम एंड अ कोर्स, कि ये पढ़ाई करने से मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा। अभी आईआईटी जी के बारे में प्रमोद जी बता रहे थे कि जेईई के लिए यहां उन्होंने एक बड़ा कोचिंग सेंटर खोला, और 34 बच्चे जो एनरोल हुए थे उनमें से 29 आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर गए। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मगर वहां एक कोर्स था, वहां एक करिकुलम था, वहां एक ट्रेनिंग थी, वहां एक प्रोफेसर थे, वहां कुछ टीचर्स थे। मगर इस मैदान में, राजनीति के मैदान में, एक अकेला इस शहर में, एक अकेला इस शहर में आपको खुद लड़ना है, आपको खुद संघर्ष करना है। तो आपको लगता है भैया इतना डिफिकल्ट पाथ क्यों लूं, वाई शुड आई चूज दिस डिफिकल्ट पाथ, मैं इस कंटकाकीर्ण पथ पर क्यों चलूं, मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा, जहां से कोर्स करके मैं एग्जाम पास होऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, बस। तो एक चैलेंज है डायनास्टिक पॉलिटिक्स का, कोर्स करिकुलम नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन है, कहां से पैसे आएंगे, इन सारे विषयों को चिंता करते हुए हम में से कोई भी राजनीति में नहीं जाना चाहता है। बट रिमेंबर, लाइफ इज अ जर्नी, एंड जर्नी इज मोर ब्यूटिफुल देन द डेस्टिनेशन। जीवन एक सफर है, और सफर को एंजॉय करना, सफर में आनंदित रहना, यह महत्वपूर्ण है। स्टेशन पर पहुंचने पर वो आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो सफर में है। इसलिए जो संघर्ष आपके राजनीतिक जीवन में है, आज पैसे हैं कल पैसे नहीं है, आज पोस्ट और पावर है कल पोस्ट और पावर नहीं है, संघर्षरत है, इस संघर्ष में जो आनंद है इसको आपको स्वाद चखना होगा, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। और अंतिम विषय है, एक तो मैंने आपको कहा कि देश को, युवा को समझना होगा, सरकार को युवा को समझना होगा, युवाओं के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। तीसरा विषय है कि युवा इस देश को कैसे समझता है और कितना समझता है। डज द यूथ अंडरस्टैंड द नेशन? क्या ये युवा देश को समझता है, या कुछ ऐसा इकोसिस्टम भी है जो देश की युवाओं को भटकाने की कोशिश करता है? बंधुगण, उस दिन मेरा दिल बहुत रोया था, और मैं ये कह सकता हूं कि जितने लोग यहां आज इस सभागार में, उन सब का दिल रोया होगा जिस दिन एक शैक्षणिक संस्था, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिल्ली में नारे लगे थे, युवाओं द्वारा नारा लगाया गया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस दिन दिल रोया था, उस दिन मेरा दिल रोया था जिस दिन हिंदुस्तान के एक इकोसिस्टम ने कहा था ये बुरहान वानी, ये हेडमास्टर का बेटा है, बेचारे ये पत्थरबाज, और ये बुरहान वानी तो भटके हुए बच्चे हैं, वो भटके हुए बच्चे नहीं हैं। This misconception that has been planted in the minds of the youth of this country by a well thought over ecosystem, we have to get over this thought process. ये जो इकोसिस्टम काम करती है, देश के बाहर भी काम करती है। जब राहुल गांधी जाकर देश के बाहर देश को अपमानित और बदनाम करने का कोशिश करते हैं, जब राहुल गांधी और राहुल गांधी जैसे नेता देश के बाहर जाकर कहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज डेड, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो आपका और मेरा ये कर्तव्य है कि Y20 की मीटिंग में गर्जन के साथ हम कहे, लुक, दिस इज द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। आसाम के कोकराझार, सुदूर कोकराझार में बैठ करके आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र के विषय में G20 में हम बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की सुंदरता है, ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। लेट अस रिबट एंड रिप्लाई इन अ पॉजिटिव मैनर। बंधुगण, दिल तब भी रोता है
जब युवाओं की जो राजनीति का विषय है उसमें आखिरकार युवाओं का, जो लोग राजनीति में आते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम? व्हाट शुड बी द एम ऑफ द बडिंग लीडर्स? जरूरी नहीं है कि आप में से हर कोई एमएलए और एमपी बने। आप डॉक्टर लीडर भी बन सकते हैं, आप स्पिरिचुअल लीडर भी बन सकते हैं, आप म्यूजिकल लीडर भी बन सकते हैं, आप लोकल लीडर भी बन सकते हैं लोकल काउंसिल में, आप इंटरनेशनल लीडर भी बन सकते हैं WHO यूनिसेफ में नौकरी करते हुए। आप लीडर किसी भी आयाम में बन सकते हैं, मगर आपका एम, आपका उद्देश्य क्या है? छोटा उद्देश्य है या बड़ा उद्देश्य है? डू यू बिलीव इन फ्रीबीज? मुफ्त बिजली, पानी? क्या हमें चुनाव मुफ्त और मुफ्त के आधार पर जीतना है, या हमें सैकड़ों वर्ष के हिंदुस्तान के लिए सोचना है कि एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जहां लॉन्ग टर्म में हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो और हिंदुस्तान मां भारती आत्मनिर्भर हो? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सोचना है। These may be small things, but this is the ethos under which India will move ahead. Do we just want to win an election through freebies, or do we want to have an India which would be Atmanirbhar, which would be self-reliant 100 years from now, 50 years from now? Do we want a post power and a red light car, a red beacon car for ourselves, or do we want a shared future for the generations to come? This is what we have to think. Remember one thing, Yuva and youth does not lie in your age, it lies in your mind. ऐसे भी लीडर हैं हिंदुस्तान में जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, वो युवा नहीं है। और ऐसे भी लीडर हैं हिंदुस्तान में जो 70 के ऊपर तो हो सकते हैं, मगर आज भी यूथ के आइकन है, क्योंकि उनके सोच में नवीनता है, नूतनता है, भारतीयता है, आत्मनिर्भरता है, भारत को आगे बढ़ाने का उनके अंदर मादा है। इसलिए यूथ इज नॉट अ नंबर, यूथ इज अ फिनोमिनन। वो एक सोच है। और आइंस्टाइन का वो जो फेमस फॉर्मूला है E = mc², मैं अंत इसी से करूंगा। E माने एनर्जी, = mc²। m मतलब मास, कितना मास है, और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। E = mc², कितना एनर्जी होगा, जितना भारी होगा और जितने स्पीड से वो चलेगा उतनी उसकी एनर्जी होगी। दिस इज आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ एनर्जी। उसके जो थ्योरी है, उसका जो फॉर्मूला है E = mc²। रिमेंबर, Y is also equal to mc²। मैंने शुरू में कहा Y is energy, Y is energy, youth is energy, so youth, that is energy, is equal to mc²। और M और C के अलग अलग मीनिंग है। एक M का मायने है मेहनत, और C का मतलब है चुनौती एंड चैलेंज। अगर चुनौती और चैलेंज को डबल स्पीड से, मेहनत के माध्यम से आप डील करें तो आपकी एनर्जी दुगुनी हो जाएगी। यू वुड बी द रियल यूथ ऑफ इंडिया, यू वुड बी द रियल यूथ हु विल बी परफॉर्मिंग। Y = mc²। M मीन्स मेहनत एंड C मीन्स चुनौती और चैलेंज। और एक फॉर्मूला भी है Y = mc², where Y is youth और M is मस्ती एंड C is cigars। मस्ती में धुएं में उड़ाते चला गया, जितने में धुएं में नशा, अल्कोहल, सिगार, ड्रग्स। अगर इसमें मैंने अपने एनर्जी को उड़ाया, डबल स्पीड से एनर्जी खत्म होगी एंड M से मस्ती तो मिलेगा, मगर यूथ का एनर्जी नहीं मिलेगा। सो द डिसीजन लाइज विथ यू। Y = mc²। You want M for मेहनत और M for मस्ती, and you have to choose C for challenge or C for cigars. The choice is yours. Thank you very much.